सबसे पहले देखते हैं हम एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द को दिया है वाल्टर जी रोसेन नामक साइंटिस्ट ने 1987 में। एक्चुअल में जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से स्ट्रक्चर, हैबिट, शेप और साइज में वेरिएशन शो करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म के संरचना में, उसके आवास में, उसके शेप में और उसके साइज में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में इस प्रकार का जो वेरिएशन है, जो विविधता है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है वो 30 मिलियन के आसपास है। एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी 30 मिलियन के आसपास है। लेकिन इतनी अधिक बायोडाइवर्सिटी में अभी तक जो नॉन बायोडाइवर्सिटी है, जो हमको ज्ञात है बायोडाइवर्सिटी, वो केवल 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है। इतनी बायोडाइवर्सिटी का हमको पता है और बाकी की बायोडाइवर्सिटी अभी हमको ज्ञात नहीं है। हम बोल सकते हैं कि लगभग जो है 20% बायोडाइवर्सिटी अभी नोन है और लगभग 80% बायोडाइवर्सिटी अभी अननोन बायोडाइवर्सिटी है। जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की जो तकनीकी निर्धारण समिति है 1987, इसके अनुसार बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, विषमता एवं इकोलॉजिकल जो जटिलता है उसको हम कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, उसकी विविधता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता होती है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो वाल्टर जी रोसेन के अनुसार बायोडाइवर्सिटी जो है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विविधताओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन नामक साइंटिस्ट ने। अब हम आगे देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसा है या बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से है। तो हमारी जो इंडिया है ये बायोडाइवर्सिटी से रिच कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी से भरपूर कंट्री है। हमारी इंडिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का लगभग जो है 10वें स्थान पर है हमारे देश का पोजीशन। हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी है ये वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के 10वें पोजीशन पर है। और अगर हम कॉन्टिनेंट के रूप में देखें तो हमारा जो कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी चौथा स्थान रखती है। इसका स्थान चौथा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जो इंडिया में वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का 7% प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। पूरी हमारी वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी 7% प्लांट स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंडिया में है। लगभग 47,000 प्रकार के स्पीसीज हैं प्लांट्स के। और वैसे ही 6.5% बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड की जो है हमारे इंडिया में मिलती है। और एनिमल स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है ये लगभग 81,000 के आसपास है। 81,000 प्रकार की स्पीसीज हमको इंडिया में देखने को मिलती है। हम इसको प्लांट और एनिमल के कैटेगरी या ग्रुप के बेस पे हम डिवाइड करें तो जो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है उसमें एंजियोस्पर्म के प्लांट लगभग 17,500 प्रकार के हैं। जिम्नोस्पर्म की लगभग 64 स्पीसीज पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स की 1,200 स्पीसीज है। ब्रायोफाइट्स की 2,584 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है इंडिया में। लाइकेन की 2,000 स्पीसीज है और फंजाई की 14,500 स्पीसीज इंडिया में हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एल्गी की लगभग 2,500 स्पीसीज और बैक्टीरिया की लगभग 850 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है।
ये प्लांट की बायोडायवर्सिटी है इंडिया का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के 2000 के आंकड़े के अनुसार। इसी प्रकार से जो एनिमल की बायोडायवर्सिटी है, इसमें मैमल्स की लगभग 340 स्पीसीज है इंडिया में, बर्ड्स की लगभग 1200 स्पीसीज पाई जाती है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की लगभग 1400 स्पीसीज है इंडिया में, फिशेस की लगभग 2000 स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट्स की लगभग 6500 स्पीसीज मिलती है इंडिया में, और इंसेक्ट की लगभग 50,000 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। तो ये इंडिया में एनिमल की बायोडायवर्सिटी है, जो लगभग वर्ल्ड के बायोडायवर्सिटी का 6.5% है। और इसी प्रकार से प्लांट की बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी का लगभग 7% है। और हमारी जो इंडिया की डायवर्सिटी है ये बहुत रिच है। बायोडायवर्सिटी के हिसाब से हमारी कंट्री बायोडायवर्सिटी रिच कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के प्रकार, कितने प्रकार की बायोडायवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। पहला होता है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और तीसरा है कम्युनिटी और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। 3 प्रकार की बायोडायवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। जो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है, इसमें एक स्पीसीज विशेष के अंतर्गत संगठन के सूक्ष्मतम स्तरों पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी को जेनेटिक डायवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक डायवर्सिटी एलील्स, कंप्लीट जीनोम या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में स्पीसीज में उपस्थित होती है। यह एक ही स्पीसीज के अंदर होने वाली विविधता है। एक स्पीसीज के अंदर होने वाली विविधता को हम जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी में किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित स्पीसीज की संख्या एवं रिचनेस को उस क्षेत्र की स्पीसीज डायवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार की डायवर्सिटी का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित स्पीसीज की संख्या के आधार पर किया जाता है। तीसरा होता है कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इस प्रकार की डायवर्सिटी के अंतर्गत बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वेरिएशन, उसमें जिसमें स्पीसीज रहते हैं, इकोसिस्टम जिसमें कम्युनिटी आते हैं, इन सब का वेरिएशन कम्युनिटी या इकोलॉजिकल डायवर्सिटी के अंतर्गत हम रखते हैं। यह बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वेरिएशन को बतलाता है। इस प्रकार की डायवर्सिटी को निम्न 3 स्तरों में डिवाइड कर सकते हैं। हम 3 प्रकारों में इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी एंड गामा डायवर्सिटी। अल्फा डायवर्सिटी ऐसी डायवर्सिटी है जिसमें किसी विशिष्ट कम्युनिटी के अंतर्गत पाई जाने वाली डायवर्सिटी को अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार की डायवर्सिटी उन जीवों की डायवर्सिटी को इंडिकेट करता है जो इक्वल कम्युनिटी या हैबिटेट का हिस्सा होते हैं। दूसरा होता है बीटा डायवर्सिटी। इस प्रकार की डायवर्सिटी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वेरिएशन के कारण या हैबिटेट में चेंज के कारण कम्युनिटी में उत्पन्न होती है, तब इसको हम नाम देते हैं बीटा डायवर्सिटी का। इसके अलावा गामा डायवर्सिटी ऐसी डायवर्सिटी है जिसमें रीजनल डायवर्सिटी को हम सम्मिलित करते हैं, इसे रीजनल डायवर्सिटी भी कहते हैं। इस प्रकार की डायवर्सिटी एक रीजन में उपस्थित कुल हैबिटेट के स्पीसीज के रिचनेस को इंडिकेट करती है। तो बायोडायवर्सिटी हमको इतने प्रकार का देखने को मिलता है। आज वर्तमान समय में हमारी बायोडायवर्सिटी खतरे के कगार पर खड़ी है, और जिसका प्रमुख कारण है हमारी मानव एक्टिविटी। हम अपनी सुख सुविधा के कारण बायोडायवर्सिटी को लगातार खत्म करते जा रहे हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिसके कारण लगातार हमारी बायोडायवर्सिटी घटती चली जा रही है। और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंडेंजर्ड होने के कगार पर आज पहुंच गए हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं।
कुछ स्पीसीज विलुप्त हो भी गई हैं और बहुत सारी जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी बहुत कम प्रजातियां बची हुई हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, जो ऐसे स्पीसीज को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज का। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना। तो अगला देखते हैं हम हेडिंग जो है इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मीन्स होता है हमारा प्लांट्स और फौना मीन्स होता है एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू IUCN 2000 के अनुसार लगभग 11,046 प्लांट स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत हैं। ये भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं अगर इनको हम प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं देते हैं। तो इन स्पीसीज को प्रॉपर कंजर्वेशन की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। और इसी प्रकार से IUCN का WCMC के अनुसार लगभग 60,000 प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, विलुप्तता के कगार पर हैं, और 2000 एनिमल स्पीसीज वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये IUCN का WCMC एक ऐसा संस्था है जो रेड डाटा बुक को तैयार करती है, जिसमें आने वाले समय में विलुप्त होने के कगार पर उपस्थित पौधों और जंतुओं का उल्लेख होता है। तो इसके अनुसार लगभग 60,000 प्रकार की प्लांट स्पीसीज और 2000 प्रकार की एनिमल स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पर है। इनको प्रॉपर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन देना हमारे लिए जरूरी है, और ये हम सबका कर्तव्य भी है कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को बचाएं, उसको संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि इसी से हमारा सर्वाइवल है। हमारा जीवन हमारे बायोडायवर्सिटी पर निर्भर है। बायोडायवर्सिटी से ही हमको सभी प्रकार की चीजें मिलती है जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरी है या जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो हम सबको इसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए प्रयास हो रहा है। तो अगला पार्ट देख सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण हम नेक्स्ट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले संरक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन, हमारे कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है। तो कंजर्वेशन का उद्देश्य है इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट को उसके नेचुरल स्वरूप में बनाए रखना। ये पहला उद्देश्य हमारा, इकोसिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको उसके नेचुरल स्वरूप में बनाए रखना, ये हमारा कंजर्वेशन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इंडेंजर्ड, वैल्यूरेबल एवं रेयर प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, वैल्यूरेबल हैं, मतलब भविष्य में हो सकते हैं, या जो रेयर स्पीसीज है, इन सब के प्लांट और एनिमल स्पीसीज को कंजर्वेशन प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य हो सकता है हमारा, सभी स्पीसीज के जीन पूल अर्थात वेरिएशन का कंजर्वेशन करना। जितने भी स्पीसीज है उसको जीन पूल को कंजर्व करना, यह हमारा उद्देश्य हो सकता है। अगला उद्देश्य हो सकता है ऑर्गेनिज्म का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना। जो भी हमारी बायोडायवर्सिटी में है प्लांट और एनिमल्स, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना, यह हमारा उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा बायोस्फीयर के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखना, यह हमारा उद्देश्य है। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें प्लांट और एनिमल्स अगर नेचुरल कंडीशन में बने हुए हैं, उसमें हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा बायोस्फीयर बैलेंस रह सकता है, नहीं तो बायोस्फीयर बैलेंस नहीं रह सकता। तो बायोस्फीयर को बैलेंस रखने के लिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। हम कंजर्वेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो अगला देख सकते हैं मेथड ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का तरीका, तो मेनली कंजर्वेशन किया जाता है बायोडायवर्सिटी का दो प्रकार से। पहले को हम नाम देते हैं इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें जो प्लांट या एनिमल स्पीसीज जिस हैबिटेट में है, जहां पर है, उसका वहीं पर हम कंजर्वेशन करने का प्रयास करते हैं, तब इसको हम नाम देते हैं इन सिटू कंजर्वेशन का।
और एक्स सिटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज का कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किया जाता है। किसी दूसरे स्थान पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज को शिफ्ट करके हम कंजर्वेशन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम नाम देते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन का। तो मेनली दो प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये किस प्रकार से हम करते हैं ये फिर देखते हैं।